नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। तो आज हम पढ़ेंगे गुटनिरपेक्षता नीति। गुटनिरपेक्षता नीति यानी गुटनिरपेक्ष नीति। अब इसमें होता क्या है, यानी कि साम्यवादी दुनिया और पश्चिमी दुनिया यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद, ये दो दुनिया आपस में बट जाती है। और जो देश बाकी बचते हैं, यानी कि जो देश इनमें शामिल नहीं होना चाहते, न तो वो पूंजीवाद में जाना चाहते हैं और ना ही समाजवाद में जाना चाहते हैं, यानी कि वो अपने स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित करना चाहते हैं। तो उनमें 5 जो देश उनमें नहीं जाना चाहते थे, ना तो समाजवाद में जाना चाहते थे और ना ही वो पूंजीवाद में जाना चाहते थे। तो वो क्या रहना चाहते थे? स्वतंत्र रहना चाहते थे। क्या रहना चाहते थे? स्वतंत्र राष्ट्र। तो उन देशों ने मिलकर क्या किया कि गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। तो गुट निरपेक्षता की नीति बनाई। और इसमें क्या था गुट निरपेक्षता की नीति में कि ये देश क्या रहना चाहते थे? स्वतंत्र रहना चाहते थे। अब सुनो, तो गुट निरपेक्ष नीति, जो देश ना तो सोवियत खेमे में यानी कि यूएसएसआर में शामिल नहीं होना चाहते थे, यानी कि सोवियत खेमे में जाना चाहते थे, और ना ही पश्चिमी दुनिया के देशों के साथ शामिल होना चाहते थे, यानी कि जो देश ना तो सोवियत खेमे में शामिल होना चाहते थे और ना ही पश्चिमी दुनिया में शामिल होना नहीं चाहते थे, यानी कि वो देश अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। इसलिए कुछ देशों ने मिलकर स्वयं को स्वतंत्र व अलग रखने के लिए गुट निरपेक्षता नीति अपनाई, जिसमें संस्थापक देश 5 थे। यानी कि गुट निरपेक्षता नीति को अपनाने वाले संस्थापक देश 5 थे, जिनमें पहला था युगोस्लाविया। कौन सा देश? युगोस्लाविया। और युगोस्लाविया के नेता कौन थे? जोसेफ टिटो। उस समय, किस समय? 1961 में। किस समय? 1961 में। भारत था, भारत के थे जवाहरलाल नेहरू। मिस्र, मिस्र के थे अब्दुल नासिर। इंडोनेशिया के थे सुकर्णो। और घाना के थे वाना एनु क्रुमा। यह एग्जाम में आता है प्रश्न कि गुट निरपेक्षता में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश या फिर संस्थापक देश कौन से हैं और उनके नेताओं के क्या क्या नाम है। यानी गुट निरपेक्षता नीति को अपनाने वाले संस्थापक देश ये हैं। कौन कौन से? युगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना। और ये इनके नेता रहे। अब होता क्या है, आगे सुनो। तो बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? 1961 में। ये याद रखना, ये ट्रिक है कि बर्लिन की दीवार जब बनाई गई तब इन संस्थापक देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। और 1961 में 1961 में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई, जिसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ सन 1961 में। और बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया का एक शहर है बेलग्रेड। यूगोस्लाविया शहर है बेलग्रेड, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ और जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। यानी कितने देशों ने भाग लिया? 25 देशों ने भाग लिया उस आंदोलन में। अब देखो आगे क्या होता है। तो 25 देशों ने भाग लिया और इसका 16वां सम्मेलन, पहला सम्मेलन मोस्ट है बेलग्रेड 1961 में। एग्जाम में आता है ये बेलग्रेड 1961 में, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। कितने सन क्या थी? 1961। और यूगोस्लाविया एक शहर है बेलग्रेड में हुआ। अब है 16वां सम्मेलन। 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? 16वां सम्मेलन वेनेजुएला में। कहाँ हुआ? वेनेजुएला। और हुआ कब? 2016 में। अब इसकी विशेष बात है यह है कि ये पहले कितने सदस्य थे उसमें? 1961 के समय 25 देश से। तो इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 2016 में 120 देश शामिल हो गए इसमें। कितने देश? 120 देश शामिल हो गए गुट निरपेक्षता नीति में। यानी कि बस ये इतना ही याद रखना है गुट निरपेक्षता के बारे में, और बस ये इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें ना। यूगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के वाना एनुक्रुमा। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं।
हाँ, भारत की सोवियत संघ के साथ मित्रता कब हुई? 1971 में। भारत भारत का भारत ने सोवियत संघ के साथ क्या की? मित्रता। सोवियत संघ के साथ मित्रता क्या की? मित्रता कब की? 1971 में। ये प्रश्न आता है कि भारत की सोवियत संघ के साथ मित्रता कब हुई? सन 1971 में। लेकिन भारत की ये विशेषता है कि भारत सोवियत गुट में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि स्वतंत्र रहना चाहता था। गुट में शामिल न होकर भी ये किसका मित्र बना? सोवियत संघ के साथ मित्रता की, लेकिन ये इस गुट में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, बस ये इतना याद रखना है आपको। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा सोवियत प्रणाली। एग्जाम में प्रश्न आता है कि निबंधात्मक क्वेश्चन में आता है कि सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत प्रणाली की कमियां व विशेषताएं बताइए। हमने सोवियत संघ के बारे में पढ़ लिया कि सोवियत संघ क्या था, लेकिन अब पढ़ेंगे कि सोवियत संघ की यानी सोवियत संघ प्रणाली है क्या, इसकी पूरी विशेषताएं और इसकी कमियां। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो सोवियत प्रणाली, समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई। रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यानी समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? 1917 की रूसी क्रांति के बाद। रूसी क्रांति के बाद या रूसी क्रांति या फिर समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। कौन? सोवियत गणराज्य। क्रांति पूंजीवाद, यानी यह क्रांति पूंजीवाद के विरोध और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यानी कि ये क्या थी? समाजवाद के तो क्या थे? आदर्श थे, और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। मतलब ये जो सोवियत प्रणाली थी, इसे क्या करती थी कि पूंजीवाद का तो क्या करती थी? विरोध करती थी, और समाजवादी व्यवस्था को लाना चाहती थी। यानी समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। और आपसे सोवियत प्रणाली के बारे में छोटा क्वेश्चन आया कि भाई सोवियत प्रणाली क्या है? 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा सोवियत प्रणाली क्या है, तो आप ये परिभाषा पूरी लिख सकते हो इसकी। ठीक है, हाँ। अब अगला है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। अब हमने क्या डेफिनेशन तो पढ़ ली हुई, सोवियत प्रणाली क्या है, एक छोटी परिभाषा पढ़ ली हमने इसमें। अब है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। यानी यानी कि वहां पे कौन सी पार्टी का दबदबा था? सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, और वहां पर केवल एक ही पार्टी थी जो की थी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा इसके विपक्ष में कोई भी पार्टी नहीं थी, केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध, यानी अर्थव्यवस्था क्या थी? योजनाबद्ध थी। यानी कि सोवियत संघ में क्या चलती थी? पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी कि भाई आने वाले 5 सालों में ये हम इतने कार्य करेंगे, इतने कार्य नहीं करेंगे ना। जैसे कि पूरी अर्थव्यवस्था एक प्लान के अनुसार कार्य करती थी, यानी योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में कार्य करती थी। यानी कि अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में कार्य करती थी, यानी कि वहां पर उत्पादन भी किसके नियंत्रण में होता था? राज्य के नियंत्रण में होता था। अब अगला, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश, विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए। मैंने आपको बताया था कि इधर है कौन सा, इधर है कौन सी दुनिया? पश्चिमी दुनिया, और इधर है पूर्वी दुनिया, और इसके बीच में आता है यूरोप महाद्वीप। ये अमेरिका, एशिया, और बीच में आता है यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में क्या है? एक बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, जो कि 150 किलोमीटर लंबी थी। 150 किलोमीटर लंबी, और वो कितने वर्षों तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक। वह कब बनाई गई? 1961 में बनाई गई। 1961 में, जो कि पूर्वी यूरोप, ये इधर का हिस्सा है पूर्वी यूरोप, और इधर का है पश्चिमी यूरोप। यानी पश्चिमी यूरोप यूएसए की तरफ थे, और इधर के यूरोप यानी कि पूर्वी यूरोप के देश इस खेमे में, यानी इस दुनिया में आते थे। किस दुनिया में? यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ में। और ये यूरोप का ये हिस्सा इसके नियंत्रण में कार्य करता था, और ये इसके नियंत्रण में। ठीक है, ये वाला हिस्सा इधर का, और ये वाला इसका। आगे समझ गया? सुई से लेकर हवाई जहाज तक सरकार का नियंत्रण होता था, तथा वस्तुओं का उत्पादन वहीं होता था। यानी कि सुई से लेकर, यानी कि क्या होता है कि समाजवादी व्यवस्था में सुई से लेकर हवाई जहाज तक उत्पादन संबंधी सभी फैसले कौन लेती है? सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, और वहां पर सभी वस्तुओं का उत्पादन भी होता था। समाजवादी खेमे के देशों को दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। आपके प्रश्न आएगा कि दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? कि समाजवाद में शामिल देशों को, समाजवाद में शामिल देशों को कौन सी दुनिया कहा जाता है?
दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है, उनको दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है, या फिर सोवियत संघ को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। अब अगला है सोवियत संघ की संचार प्रणाली, सॉरी सोवियत संघ में सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, ये याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, तो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, मतलब कि 15 देशों से मिलकर बना था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली क्या थी? बहुत उन्नत थी। अब संचार के साधन टेलीफोन रेडियो यानी कि विचारों को आदान प्रदान करने की सुविधा थी। हाँ, सोवियत संघ में विचारों को क्या करने की? आदान प्रदान करने की, विचारों को आदान प्रदान करने की, विचारों को आदान प्रदान करने की। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन था। विशाल ऊर्जा संसाधन मतलब ऊर्जा के साधन क्या होते हैं? खनिज तेल, खनिज हो गया, खनिज तेल, लोहा और मशीनरी उत्पाद। मशीनरी उत्पाद यानी मशीनों में से उत्पादन करने वाले सामान। अब सोवियत संघ हथियार बनाने के मामले में पीछे नहीं था, यानी सोवियत संघ ने खूब हथियार बनाए, कितने खूब, यानी बढ़िया से बढ़िया हथियार बनाए सोवियत संघ ने। लेकिन सोवियत संघ क्या हुआ कि हथियार बनाने के चक्कर में प्रौद्योगिकी के मामले में पीछे रह गया, यानी किससे? पश्चिमी दुनिया से प्रौद्योगिकी के मामले में पीछे रह गया। कौन? सोवियत संघ। अब अगला सोवियत प्रणाली की कमियां, ये क्या जानी हमने? इनकी विशेषताएं जान ली हमने। क्या जान लिया? विशेषताएं, यानी सोवियत संघ की क्या क्या विशेषताएं थी। अगला है सोवियत प्रणाली की कमियां। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, यानी सोवियत संघ में क्या हुआ कि नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। मतलब कि नौकरशाही मतलब वहां के जो राजनेता थे उनमें क्या गया? भ्रष्टाचार फैल गया, यानी कि सरकार की तरफ से जो कोई भी योजनाएं आती थी तो वो योजना आती तो किसके पास थी? आती तो किसके लिए थी? लोगों के लिए आती थी, लोगों की सुविधाओं के लिए आती थी। लेकिन बीच में ही जो नौकर थे, नौकर मतलब वहां के राजनेता तो बीच में थे, वह पूरे पूरे धन को हड़प लेते थे और सुविधाओं को जनता तक नहीं पहुंचने देते थे, इसलिए जनता की जरूरतें पूरी नहीं हो पाई। इसलिए वहां की जनता का जीना क्या हो गया? कठिन हो गया। अब अगला सोवियत संघ हथियारों की होड़ में प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया, यानी हथियार बनाने के चक्कर में सोवियत संघ प्रौद्योगिकी के मामले में पीछे रह गया। और हुआ क्या? इसका नतीजा क्या हुआ कि जो पूर्वी दुनिया के देश थे उन्होंने देखा कि भाई पश्चिमी दुनिया के देश क्या है? तरक्की कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी के मामले में तरक्की कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी के मामले में क्या कर रहे हैं? तरक्की कर रहे हैं। सोवियत संघ की शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैलने से नागरिकों का जीवन जीना क्या हो गया? कठिन हो गया। मैंने आपको बताया था कि नागरिकों का जीवन जीना क्या हो गया? कठिन हो गया, क्योंकि भ्रष्टाचार फैल गया वहां के राजनेताओं के अंदर, यानी जो भी सुविधाएं आती थी वो जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। सोवियत संघ में एक ही पार्टी के होने से राजनेताओं में तानाशाही का माहौल बन गया, यानी कि वहां पर एक ही पार्टी थी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। और कम्युनिस्ट पार्टी के होने से क्या हुआ कि वहां एक ही पार्टी का दबदबा हो गया और दूसरी विपक्ष में कोई पार्टी थी ही नहीं, तो एक ही पार्टी के होने से वहां के जो जनता थी एक ही पार्टी से क्या हो गई? परेशान हो गई, क्योंकि वहां के राजनेता क्या थे? भ्रष्टाचारी थे, जनता तक सुविधाओं को पहुंचने ही नहीं देते थे, है ना। 1970 के दशक में जनता की जरूरतें पूरी न होने पर यह व्यवस्था क्या हो गई? लड़खड़ा गई। और पूरी तरह लड़खड़ाने से क्या हो गया? आगे आगे जाकर फिर ये सोवियत संघ का पूरी तरह क्या हो गया? विघटन हो गया। 1970 के दशक यानी 80 तक तो ये चलता ही है, और फिर 91 में क्या हो जाता है? सोवियत संघ का विघटन। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ, तो अगला टॉपिक रहेगा सोवियत संघ के विघटन के कारण, यानी सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से हुआ। तो इसमें पहला कारण था राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। यहाँ के यानी कि वहां पे जो संस्थाएं थी उनकी कमजोरी क्या थी, हम पहले इसमें देखते हैं आगे। कई वर्षों तक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरोध होने के कारण वहां की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं पूरी तरह कमजोर हो गई, जिससे ये लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई। वह लोग खुलेआम सवाल खड़े करने लगे तथा उपभोक्ता वस्तुओं की कमी आ गई, यानी कि वहां पे जो सरकार की तरफ से जो धन आता था, जिन संस्थाओं के पास जो धन आता था वो
वह वह जनता की जरूरतों को पूरा नहीं करती थी। कौन? आर्थिक संस्थाएं जनता की जरूरतों को पूरा न करके अपना खुद खर्चा चला लेते थे वो। कौन? आर्थिक संस्थाएं। अब अगला है हथियारों की होड़, यानी कि पूंजीवादी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण, प्रतिस्पर्धा का मतलब होड़, प्रतिस्पर्धा के कारण सोवियत संघ ने अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा, यानी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियार, परमाणु हथियार बनाने और अन्य सैन्य सामान पर खर्च कर दिया गया। यानी कि जो पश्चिमी देश बना रहे थे हथियार, उसी प्रकार सोवियत संघ ने भी बहुत से हथियार बनाए, और हथियार बनाने के चक्कर में ये प्रौद्योगिकी के मामले में पूरी तरह पिछड़ गया पश्चिमी देशों की तुलना में। साथ ही पूर्वी यूरोप के देशों के विकास में भी खर्चा किया। मैंने बताया था कि ये क्या है, पश्चिमी खेमा और ये पूर्वी खेमा, और इसके बीच में आता है यूरोप, और जो जर्मनी की दीवार बनी ये इधर का हिस्सा पूर्वी यूरोप और इधर का पश्चिमी यूरोप। तो सोवियत संघ ने इस पर भी खर्चा किया, पूर्वी यूरोप के विकास के लिए भी खर्चा किया ताकि ये इनके नियंत्रण में बना रहे। यानी पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो किसके नियंत्रण में बने रहे? सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे, इसलिए इस पर खर्चा किया। किसने? सोवियत संघ ने। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे, इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव पड़ा, यानी कि सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव पड़ा और उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? डगमगा गई। अब अगला कारण है सोवियत संघ का पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ना। जब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई और लोगों ने देखा कि पश्चिमी देश प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत आगे जा चुके हैं और सोवियत संघ पिछड़ चुका है, तब लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगता है। यानी धक्का तो लगेगा कि जो पश्चिमी देश है वो पूरी बहुत आगे तरक्की कर चुका है ना, प्रौद्योगिकी के मामले में तरक्की कर चुका है और वैसे भी तरक्की कर चुका है, और जो सोवियत संघ है हथियारों की ओर और अन्य कई कारणों से क्या हो गया? पिछड़ गया। और वहां की जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनमें क्या फैल गया? भ्रष्टाचार की नींव डल चुकी थी उनमें, राजनेताओं में। जो सरकार की तरफ से जो धन आता था वह जनता की जरूरतों को पूरा न करके वह स्वयं ही उसका खर्च कर लेते थे, यानी कि बांट लेते थे खुद ही। अब तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, यानी मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी का दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी का, इसके विपक्ष कोई भी पार्टी नहीं थी। यानी एक ही पार्टी के रहने से, यानी सोवियत संघ में कई सालों तक एक ही पार्टी के रहने से वहां के प्रशासन और राजनीतिक ढांचे में भ्रष्टाचार की नींव गड़ गई, यानी कि वहां के राजनीतिक ढांचे में क्या हो गया? भ्रष्टाचार फैल गया। अब अगला है गोरबाचेव की नीतियां, यानी गोरबाचेव ने सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए दो नीतियां चलाई। पहली नीति थी पेरिस्त्रोइका, पेरिस त्रोइका, और जिसका मतलब था पुनर्रचना, यानी कि जो गोरबाचेव ने चलाई पेरिस्त्रोइका नीति, पुनर्रचना, यानी कि जो पूरा ढांचा बिगड़ रहा था उसकी पुनर्रचना करने के लिए पेरिस्त्रोइका नीति अपनाई। किसने? गोरबाचेव ने। और एक और थी ग्लासनोस्त, ग्लास ग्लासनोस्त यानी खुलापन, यानी कि जो भारी देश थे उनके पास से निवेश बढ़ाने के लिए, यानी पश्चिमी देशों, यानी कि गोरबाचेव ने लोकतंत्र को भी अपनाना चाहा और बाहरी दरवाजे, यानी देश में आया जा सके आसानी से, और आसानी से निवेश किया जा सके, और बाहर का माल अंदर आ सके और अंदर का माल बाहर जा सके। तो खुला परिष्कार और ग्लासनोस्ट जैसी नीतियों को अपनाया, जिसमें बाहरी देशों के साथ खुलापन को बढ़ावा देना चाहा, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया। यानी वहां पे कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी, जो ये नहीं चाहती थी कि समाजवादी पार्टी गिर जाए और लोकतंत्र की स्थापना हो जाए, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया और विकास भी धीमी गति से हुआ। और जो इन्होंने नीति अपनाई खुलेपन की और पुनर्रचना की, यानी कि पेरिस्ट्रोइका ग्लासनोस्त की जो नीति अपनाई धीमी गति से कार्य करने लगी, क्योंकि ये इनका विरोध करने वाले ज्यादा थे, इन दो नीतियों का विरोध करने वाले लोग ज्यादा थे। अब तीसरी राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय, यानी कि बहुत से देश थे जो सोवियत संघ को छोड़कर जाना चाहते थे, क्योंकि पश्चिमी देशों से मिलना चाहते थे या फिर अपने स्वयं को एक अलग राष्ट्र घोषित करना चाहते थे। तो क्या हुआ कि रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक जैसे गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य में आता है एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया,
लिथुआनिया जैसे देश, 3 देश हैं इसमें, ये बाल्टिक सागर के पास है 3 देश। जैसे बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ से अलग होना सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। प्रश्न आता है एग्जाम में कि सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था? कि राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय, जिसमें रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक जैसे बड़े गणराज्य को छोड़ने से सोवियत संघ का विघटन का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। तो बस यही है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।